नमस्कार। आज हम विलियन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या स्कूल एग्जाम हो उपयोगी होगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़िए। तो ये प्रश्न कह रहा है सही संबंध चुनिए। ए कह रहा है विलियन बराबर विलय माइनस विलायक, बी कह रहा है विलियन बराबर विलय प्लस विलायक, सी कह रहा है विलियन बराबर विलय गुणा विलायक, या डी कह रहा है विलियन बराबर विलय भाग विलायक। तो विलियन, विलय और विलायक में सही संबंध चुनना है। तो थोड़ा सा इनमें जानकारी कर लेते हैं। विलियन क्या होता है? विलियन एक द्विअंगी विलियन होता है, द्विअंगी होता है जिसके, ठीक है, विलियन द्विअंगी होता है ना, दो भागों से विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो जब विलय और विलायक से मिलकर बना होता है तो सही आंसर हो जाएगा विलय प्लस विलायक। तो विलय क्या होता है? जैसे एक गिलास है, एक गिलास पानी है, इसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दी हमने, तो ठीक है, तो चीनी घुल गई। तो पानी यहाँ पर जल है, वो तो हो गया विलायक, यानी जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो विलायक, और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है द्विअंगी विलयन में वो होता है विलय। तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विलायक या विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है? ए 7 प्रकार, बी 8 प्रकार, सी 9 प्रकार, या डी 5 प्रकार। तो इस प्रश्न का आंसर सोचिए। तो इस प्रश्न का आंसर हमारे पास हो जाएगा सी 9 प्रकार। विलायक या विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर पूछे तो 9, और ऐसा पूछे कि विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। ठोस, द्रव्य, गैस। ठीक है, तो अगर विलय भी ठोस हो सकता है, विलायक भी हो सकता है, विलय द्रव्य हो सकता है, विलायक भी हो सकता है। तो तीनों, ये भी 3 पर ठोस, द्रव्य, गैस हो सकते हैं, ये भी ठोस, द्रव्य, गैस हो सकते हैं। तो इनके जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो 9 प्रकार के विलयन बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसमें विलय व विलायक दोनों की भौतिक अवस्था एक समान नहीं है ना, कि अलग अलग भौतिक अवस्था दोनों की वो बताना है, एक जैसी नहीं है। ए है O2 और N2N ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, बी है कॉपर और जिंक का मिश्रण, सी है एल्कोहल का जल में विलयन, और डी है पारे का सोडियम के साथ अमलगम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पहले के अंदर तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसें हैं, तो ठीक है, तो विलय और विलायक दोनों की समान अवस्था हो गई। कॉपर और जिंक ये दोनों ठोस है, ठीक है इनमें, और एल्कोहल और का जल में विलयन, इनमें दोनों क्या है? द्रव्य है। जबकि पारे का सोडियम के साथ अमलगम है, पारा क्या है? द्रव्य है। पारा यानी मरकरी, कमरे के ताप पर द्रव्य होती है, धातु, और सोडियम क्या है? ठोस है। इसका आंसर यह हो जाएगा इन दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग है। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का सही फॉर्मूला है वो आपको बताना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का सही फॉर्मूला बताना है। ए द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय ग्राम में विलायक ग्राम में गुणा 100। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बी है विलायक ग्राम में बट्टा विलयन ग्राम में गुणा 100, और सी है आपके पास द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय ग्राम में और विलयन ग्राम में गुणा 100, या डी है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय ग्राम में बटा विलयन ग्राम में गुणा 1000। ठीक है, तो इसके अंदर ध्यान रखना कि विलय ग्राम में कितना गुना है कितने विलयन में, और 100 से गुणा हो जाएगा तब यह द्रव्यमान प्रतिशत आएगा। या इसको ऐसे भी लिखा सकता है विलय, विलय तो ऊपर रहेगा ग्राम में, और नीचे आपको दे दे विलय प्लस विलायक। क्यों? क्योंकि विलयन बराबर क्या होता है? विलय प्लस विलायक। तो विलय प्लस विलायक भी दिया आ सकता है गुणा 100, या ऐसे आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब है अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, कि विलयन की कौन सी सांद्रता इकाई सामान्यतः औषधियों और फार्मेसी में उपयोगी है? ए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, बी है आयतन प्रतिशत, सी है ppm, और डी है द्रव्यमान प्रतिशत। तो जो औषधि और फार्मेसी में उपयोगी सांद्रता इकाई है विलयन की वो होती है द्रव्यमान आयतन परसेंट। द्रव्यमान आयतन का परसेंट क्या है? जो विलय है उसको ग्राम में लेना, आयतन नीचे जो विलयन है वो ml में लेना है, ठीक है ना, द्रव्यमान आयतन हो गया। तो ये उपयोगी है। इसके अलावा ppm है। ppm में क्या होता है? ये जल और वायु में जो प्रदूषक है उनका पता लगाती है, ठीक है, जल या वायु में प्रदूषक का। और द्रव्यमान प्रतिशत देखें तो ये रासायनिक उद्योगों में उपयोगी है, ठीक है ना, रासायनिक उद्योगों में उपयोगी है। और आयतन प्रतिशत इसके द्वारा जो द्रव्य विलयन है उनको व्यक्त किया जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक मिश्रण में उपस्थित
सभी अवयवों के मोल अंश का योग कितना होता है। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण याद है जिसमें दो या अधिक पदार्थ एक साथ घुले हुए वो मिश्रण कहलाता है। उसमें सभी अवयवों का मोल अंश कितना होता है, ए 0 है, बी 1, सी अनंत या डी 0 से भी कम। तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रण में जब सारे मोल अंश होते हैं, मोल भिन्न होते हैं, उनका योग 1 होता है। ठीक है ना, जैसे मिश्रण के मोल भिन्न है XA प्लस XB प्लस XC, जितने भी है सारे टोटल हमेशा 1 होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं कि इनमें से किस में विलयन का आयतन लीटर में नहीं लेकर किलोग्राम में लिया जाता है। यानी कि जब हम नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, मोलरता है और मोलरता है जब बनाते हैं तो विलयन का आयतन कुछ में लीटर में लेते हैं और कुछ में किलोग्राम में लेते हैं। तो इनमें से एक इकाई है जिसका आयतन है वो किलोग्राम में लेते हैं, न कि लीटर में। तो नॉर्मलता है लीटर में लिया जाता है, फॉर्मलता भी लीटर में लेते हैं, मोलरता भी लीटर में लेते हैं, जबकि विलयन का आयतन मोलरता ऐसी इकाई है जिसके अंदर क्या है कि हम किलोग्राम में लेते हैं। और इसकी यूनिट पूछ ले तो ये हो जाएगी मोल प्रति केजी। ठीक है, मोल प्रति केजी। ठीक है ना, मोलरता 1 kg विलयन लेते हैं, बाकी इन तीनों में क्या है 1-1 लीटर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 8वां प्रश्न। निम्न में से किस गैस की 298 केल्विन पर 298 केल्विन ताप पर यानी 25 डिग्री ताप पर विलेयता अधिकतम होगी। ए है आर्गन, बी है वाइनिल क्लोराइड, सी है मेथेन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो विलेयता होती है वो हेनरी स्थिरांक पर निर्भर करती है। ठीक है, और विलेयता हमेशा होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है हेनरी स्थिरांक की। जिस गैस का हेनरी स्थिरांक का मान ज़्यादा होगा उसकी विलेयता कम होगी, और जिसके लिए हेनरी स्थिरांक का मान कम होगा उसकी विलेयता ज़्यादा होगी। तो इन सब गैसों में हेनरी स्थिरांक का मान 298 केल्विन पर मेथेन का सबसे कम होता है, इसलिए इसकी विलेयता सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। गोताखोरों के सिलेंडर में भरी गैसों का क्रम है अधिक से कम। ए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, बी नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सी हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो गोताखोर है, ठीक है ना, जो समुद्र में डुबकी लगाते हैं उनके सिलेंडर में 3 गैसें भरी होती है, तो उनका क्रम बताना है इसके अंदर। तो इसका आपके लिए क्रम हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि उसके गोताखोरों के सिलेंडर में नाइट्रोजन होती है वो लगभग 56% होती है। ठीक है, 56.2%। और उसके बाद होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की गोताखोरों के सिलेंडर बात करें तो ये 32% के लगभग होती है। और फिर बचती है हीलियम। हीलियम होती है 11 पॉइंट समथिंग के लगभग होती है। तो यहाँ पर परसेंट नहीं पूछे, एग्जैक्ट नहीं पूछे, इसमें पूछा है तो नाइट्रोजन 56% के आसपास, ऑक्सीजन 32 और हीलियम 11% के आसपास, बाकी सब ये पॉइंटों में होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 10वां प्रश्न है, एनोक्सिया बीमारी रिक्त स्थान सांद्रता के कारण हो जाती है। ए CO2 उच्च, बी CO2 निम्न, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सी O2 यानी ऑक्सीजन उच्च, या डी O2 या ऑक्सीजन निम्न। तो एनोक्सिया बीमारी कब हो जाती है, एनोक्सिया बीमारी हो जाती है, इसके अंदर आ जाएगा O2 ऑक्सीजन के कारण होती है, और ऑक्सीजन की सांद्रता उच्च नहीं निम्न होने के कारण, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये कब होती है, जब ये पहाड़ों पर जाते हैं ऊंचे स्थानों पर, वहाँ क्या ऑक्सीजन कम होती है, तो वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होती है, और वहाँ पर जो बीमारी होती है उसे एनोक्सिया कहते हैं। तो एनोक्सिया बीमारी में O2 की सांद्रता निम्न हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 11वां प्रश्न है, राउल्ट नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके रिक्त स्थान के समानुपाती होता है। ए मोलरता, बी आर्द्रता, सी नॉर्मलता, या डी मोल बल। ये तो इसका आंसर मिटाया नहीं मैंने। ठीक है, तो राउल्ट के नियम के अनुसार द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब कितना होता है, वो इसके किसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है ना, एक वाष्पशील विलय है, उसके 2 अवयव है, PA है मान लो, तो उसकी मोल भिन्न XA के समानुपाती हो जाएगा, और PB हो अगर तो वो XB के समानुपाती हो जाएगा। इसके अलावा अगर राउल्ट नियम की समीकरण आपको बताए तो वो भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। और राउल्ट नियम की समीकरण क्या होती है, डेरिवेशन ऑलरेडी वीडियो मैंने करा रखा है चैनल पर, वो होती है P बराबर P कुल दाब है XB और P नोट B माइनस P नोट A, और इसको प्लस हो जाएगा P नोट A, ये समीकरण होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है फिर कि राउल्ट का नियम हेनरी नियम की एक विशिष्ट स्थिति है जिसमें KH का मान रिक्त स्थान के बराबर हो जाता है, PA के बराबर हो जाता है,
बी एक्स ए के बराबर हो जाता है, सी पी बी के बराबर हो जाता है, या डी पी नॉट ए के बराबर हो जाता है। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, पी बराबर पी नॉट ए एक्स ए गुणा में, ठीक है। और हेनरी का नियम क्या होता है, ये पी ए है यहाँ पर, ठीक है। पी ए बराबर होता है के एच गुणा एक्स ए। तो पी ए बराबर है और एक्स ए दोनों बराबर है, तो के एच किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि आदर्श विलयन हेतु सत्य है डेल्टा वी मिक्सर 0 डेल्टा एच मिक्सर 0, या बी डेल्टा वी मिक्सर 0 जबकि डेल्टा एच मिक्सर 0 नहीं, या सी है डेल्टा वी मिक्सर 0 नहीं और डेल्टा एच मिक्सर 0, या डी डेल्टा वी और डेल्टा एच दोनों ही 0 के बराबर ना हो मिश्रण का, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी मिश्रण का आयतन है, ठीक है। और डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन है। तो जब दो अवयव ए और बी मिलाते हैं तो जो ए बी बनता है उसका जो आयतन है ए और बी के बराबर होता है, यानी आयतन में कोई चेंज नहीं होता। दूसरा जो एंथैल्पी है, दोनों को मिलाने पर जो एंथैल्पी है उसमें भी कोई चेंज नहीं होता, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 13वां प्रश्न, इनमें से कौन सा एक आदर्श विलयन नहीं है, बेंजीन प्लस टोलुइन, या बी एथेनॉल प्लस एसीटोन, सी मेथनॉल प्लस एथेनॉल, ETOH को एथेनॉल कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, डी है CCl4 प्लस SiCl4। इन चारों में से कौन सा हो जाएगा। तो इनके अंदर जो आदर्श विलयन कौन सा नहीं होगा, ये होगा ETH यानी एथेनॉल प्लस एसीटोन है, ये राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, इसलिए ये आदर्श विलयन नहीं है, जबकि 3 आदर्श विलयन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 15वां कि इनमें से कौन सा मिश्रण राउल्ट के ऋणात्मक विचलन को दर्शाएगा। पहला है C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। बी है H2O और प्लस HCl का मिश्रण, सी है CCl4 में घुली टोलुइन, या डी है एसीटोन प्लस ईथर। तो इनमें से आपको बताना है। तो इसमें पूछा है ऋणात्मक विचलन, तो इसके अंदर देखें तो ये तो ए तो हो जाएगा, आदर्श विलयन का उदाहरण है, ठीक है। और बी है ये आपके ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा, तो इसका आंसर ये हो गया। सी आपका देखें तो ये धनात्मक विचलन दर्शाएगा राउल्ट नियम से, और डी है ये भी आपके धनात्मक विचलन दर्शाएगा, तो बी इसका आंसर हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं, परासरण की प्रक्रिया के दौरान SPM यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कौन गुजरते हैं, ए विलय के अणु, बी विलाय के अणु, सी विलय व विलाय के अणु, डी न तो विलय के अणु न ही विलाय के अणु। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विलाय के अणु गुजरते हैं SPM झिल्ली से, परासरण की प्रक्रिया के दौरान विलय के अणु नहीं गुजरते। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न में कि परासरण दाब लगाने पर परासरण की प्रक्रिया रिक्त स्थान हो जाती है, ए धीमी, बी तीव्र, सी अपरिवर्तनीय, या डी धीमी व तीव्र एकांतर क्रम है। तो 17वें का आंसर हो जाएगा ए, धीमी हो जाती है, परासरण दाब लगाते हैं तो धीमी हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है 18वां कि शिराओं में इंजेक्ट किए जाने वाले NaCl विलयन यानी सलाइन वाटर, जो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड रहता है, तो उसकी जो सांद्रता है वो कितनी होती है, ए 0.9 वेट बाई वॉल्यूम %, बी है 0.8% वेट बाई वॉल्यूम, सी है 0.09% वेट बाई वॉल्यूम, या डी है 0.08 वेट बाई वॉल्यूम %। तो इसकी जो हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि जितनी हमारे रक्त में होगी NaCl की सांद्रता उतनी का ही हमें चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतनी होगी जितनी हमारे रक्त में NaCl की सांद्रता होती है, उतनी सांद्रता का हम क्या ग्लूकोज में सलाइन वाटर में होगी, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं वांट हाफ गुणांक है, उसका 1 से मान कम होने पर रिक्त स्थान का रिक्त स्थान होता है। ए पहला है विलय का संगुणन होता है, दूसरा है विलय का वियोजन होता है, तीसरा है विलय का संगुणन होता है, या विलय का वियोजन होता है। तो इस प्रश्न में अगर देखें तो वांट हाफ गुणांक है वो विलय पर निर्भर करता है, तो विलय का संगुणन या विलय का वियोजन का कोई मतलब नहीं है। आई बराबर 1 से कम पूछा है तो विलय का संगुणन होता है, और विलय का वियोजन कब होगा, जब आई का मान 1 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आई का मान 1 से कम होने पर क्या होता है, विलय का संगुणन होगा, और जब आई का मान 1 से ज़्यादा होने पर विलय का वियोजन हो जाएगा। और आई बराबर 1 होगा तो न तो विलय का वियोजन होगा न ही संगुणन होगा, ठीक है। और 20वां प्रश्न है
रिक्त स्थान के पूर्ण वियोजन के वांटाप कारक का मान उच्चतम होगा। तो ये 4 दे रखे हैं, इनके वांटाप कारक के मान बताने हैं जब पूर्ण वियोजन हो, ठीक है ना, पूर्ण वियोजन के टाइम। तो इनके अंदर देखें तो ए दे रखा है NaCl, इनके पूर्ण वियोजन पर वांटाप कारक का मान होता है 2, KCl इसका भी होता है 2, MgSO4 इसका भी होता है 2, लेकिन K2SO4 है, इसके पूर्ण वियोजन के लिए वांटाप कारक का मान हो जाएगा 3। तो इसका आंसर है डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर इसका उच्चतम होता है। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं ज़रूर कि कितने सही बार और वीडियो कैसा लगा।